गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौड़। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको धन निष्कासन विषय पर बताया था कि धन निष्कासन का तात्पर्य और अर्थ क्या था और किस प्रकार अंग्रेज़ जो है वो भारत का धन विदेश ले जाते थे या इंग्लैंड ले जाते थे। आज हम करेंगे धन निष्कासन के साधन। पहला, अंग्रेज़ी कंपनी द्वारा व्यापार। अंग्रेज़ी कंपनी ने भारत के व्यापार पर नियंत्रण करके अतुल धनराशि इंग्लैंड भेजी। व्यापार इस प्रकार से किया जाता था कि कच्चा माल खरीदने के लिए पूंजी राजस्व की बचत में से ली जाती थी। बंगाल से प्राप्त होने वाले राजस्व एवं व्यय विवरण के अनुसार कंपनी प्रशासन के प्रथम 6 वर्षों में बंगाल का शुद्ध राजस्व लगभग 1,30,66,900 पाउंड और कुल खर्च लगभग 90,27,600 पाउंड था और इस प्रकार लगभग 40,39,150 पाउंड का शुद्ध अधिशेष रह जाता था। दूसरा, होम चार्जेस। होम चार्जेस में इंग्लैंड में भारत सचिव के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, अंग्रेज अधिकारियों की पेंशनें तथा भत्ते की राशि, सुरक्षा सेवाओं पर व्यय, भारत में विभिन्न विभागों के लिए किया गया व्यय, रेलों में लगी पूंजी का ब्याज, अन्य ऋणों पर ब्याज आदि सम्मिलित था। 1902-1903 में केवल पेंशन तथा अन्य भत्तों के रूप में इंग्लैंड भेजे जाने वाला धन भारतीय राजस्व का 12% था। नेक्स्ट, तीसरा, सार्वजनिक ऋण। भारत में होने वाले युद्धों तथा ब्रिटिश प्रशासन संबंधी जो भी व्यय होते थे उन्हें भारतीय ऋण कहा जाता था। भारत से जो धन इंग्लैंड जाता था वही धन सार्वजनिक ऋण के रूप में पुनः भारत आ जाता था। 1792 में यह ऋण लगभग ब्याज के साथ 70 लाख पाउंड था, जो 1829 में 3 करोड़ पाउंड हो गया था। नेक्स्ट है रेल निर्माण। भारत में रेलों के निर्माण के लिए अंग्रेज पूंजीपतियों को अत्यधिक लाभ पर ठेके दिए गए। उन्हें पूंजी विनियोग पर शुरू में 5% का गारंटी ब्याज तथा लाभ में आधा आधा हिस्सा देना स्वीकार किया गया। इस प्रकार 1849 से 1900 की अवधि में ही भारत को 58 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा, जो कि अंग्रेज़ों को गारंटी भुगतान के रूप में चुकाया गया। नेक्स्ट था विनियोग। कंपनी अपने अर्जित लाभ का जो हिस्सा ब्रिटेन नहीं भेजती उसे भारत में विनियोग माना जाता था, जिस पर भारतीयों से ब्याज व लाभांश वसूल किया जाता था। नेक्स्ट है अन्य साधन। भारत से अफीम का निर्यात चीन को किया जाता था और इस व्यापार का लाभ इंग्लैंड भेज दिया जाता था। सरकारी आय का व्यय भी इस प्रकार किया जाता था कि जिससे अंग्रेज़ों को अधिक लाभ हो। केवल 15% सार्वजनिक कल्याण के कार्यों पर खर्च किया जाता था। 75% राजस्व गरीबों से लिया जाता था, क्योंकि राजस्व, आबकारी, नमक कर और स्टाम्प कर का अधिकांश भाग उन्हीं को देना पड़ता था। तो ये थे धन निष्कासन के साधन। अब हम लेंगे धन निष्कासन के परिणाम। पहला परिणाम, निर्धनता में वृद्धि। धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप भारत में निर्धनता बढ़ती चली गई। धन, खाद्यान्न, कच्चे माल आदि के निष्कासन के कारण पैदावार कम हो गई, जनता की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा देश में निर्धनता बढ़ती गई। दूसरा, भारतवासियों का पूंजी संचय में असमर्थ होना। धन निष्कासन के कारण भारतवासी पूंजी संचय में असमर्थ रहे। पूंजी की हानि के कारण देश की आय व रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ता था। यदि यही धनराशि भारत में रह जाती तो उससे अधिक धन प्राप्त किया जा सकता था। नेक्स्ट है करों का भार। धन निष्कासन के कारण भारतीयों पर करों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया। डॉक्टर MS जैन के अनुसार 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में प्रति व्यक्ति पर करों का बोझ 2 शिलिंग 6 पैंस था, जबकि इंग्लैंड में यह 2 पाउंड 10 शिलिंग था। भारत में यह कर भार प्रति व्यक्ति की आय का 14% से अधिक था, जबकि इंग्लैंड में यह केवल 7% से कम था। नेक्स्ट है कृषि का पिछड़ापन। प्रोफेसर RC दत्त के मतानुसार किसानों से भारी भू राजस्व वसूल किया जाता था। उनसे प्राप्त भू राजस्व की राशि का प्रयोग भारतीय कृषि के विकास में नहीं किया जाता था, बल्कि कृषि वस्तुओं की खरीद कर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया जाता था। नेक्स्ट है भारत में विदेशी पूंजी का एकाधिकार। जब भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी पूंजी लगाई तो उसका सारा लाभ इंग्लैंड चला गया। अंग्रेज़ भारत में आते रहे और अपनी पूंजी निवेश
से लाभ कमाकर अपने देश को भेजते रहे। इस पूंजी निवेश में उन्हें भारतीयों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी। इंग्लैंड के पूंजीपतियों का भारतीय उद्योग धंधों पर एकाधिकार स्थापित हो गया। नेक्स्ट था औद्योगिकीकरण में बाधा। धन निष्कासन के कारण भारतीयों के पास साधनों का अभाव हो गया, जिससे औद्योगिकीकरण में बाधा पड़ी। इसके अतिरिक्त प्रतिकूल व्यापारिक शर्तों, बचत एवं विनियोग साधनों के अभाव आदि के कारण भी भारत के औद्योगिकीकरण में बाधा पहुंची। नेक्स्ट है भारतीय व्यापारियों को निर्यात में घाटा। धन निष्कासन के कारण व्यापार की शर्तें भारत के प्रतिकूल रहती थीं, क्योंकि भारत को निर्यात की राशि आयात से अधिक रखनी पड़ती थी। पूंजी के एक पक्षीय हस्तांतरण से भारतीय व्यापारियों को निर्यात में घाटा उठाना पड़ता था। भारतीय व्यापारियों को विदेशी औद्योगिक देशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। इस प्रतियोगिता में भारतीय व्यापारियों को अपना माल खपाने के लिए अपना माल सस्ती दरों पर भी बेचना पड़ता था। नेक्स्ट था लघु एवं कुटीर उद्योगों का विनाश। धन निष्कासन के कारण कच्चा माल सस्ती दरों पर इंग्लैंड में भेजा जाता था और वहां से निर्मित माल ऊंची कीमतों पर भारत के बाजारों में बेचा जाता था। भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण नष्ट होते चले गए, जिससे देश में गरीबी तथा बेरोजगारी बढ़ती गई। नेक्स्ट था गाँव में गरीबी में वृद्धि। धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप गाँवों में गरीबी बढ़ती गई। अंग्रेजी सरकार को किसानों से प्राप्त होने वाले राजस्व से काफ़ी आमदनी होती थी, परंतु उसका नगण्य भाग ही गाँव पर खर्च किया जाता था। नेक्स्ट 10वां है किसानों और मजदूरों की दयनीय दशा। किसानों से भू राजस्व इतना अधिक लिया जाता था कि वे सदैव ऋण के बोझ से दबे रहते थे तथा उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। ग्रामीण उद्योगों के नष्ट हो जाने से अनेक किसानों को अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी और जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी करनी पड़ी। धन निष्कासन के कारण लोगों की क्रय शक्ति का ह्रास होने लगा तथा वे अकाल, महामारी आदि का शिकार बन गए। तो ये थे धन निष्कासन के परिणाम। अब हम लेंगे कंक्लूजन या निष्कर्ष। भारत के आर्थिक जीवन पर ब्रिटिश शासन के उपयुक्त विवेचन के पश्चात यह तो मानना ही पड़ेगा कि ब्रिटिश काल में यातायात के साधनों का विकास, नवीन मुद्रा व बैंकिंग व्यवस्था आदि में भारत की भावी प्रगति की नींव पड़ी। लेकिन अंग्रेज़ों के शोषण के कारण देश की गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती ही गई। अंग्रेज़ों ने भारत के आर्थिक क्षेत्र में जो कुछ अच्छा बुरा किया, उससे उनका स्वयं का हित सर्वोपरि था। 1947 के बाद भारत ने जिस तेज़ी से उन्नति की, इससे यही सिद्ध होता है कि अंग्रेज़ों ने अपने दीर्घकाल के शासन में देश की उन्नति के लिए लगभग कुछ नहीं किया। विलियम डिग्बी के अनुसार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 24 छोटे बड़े अकाल पड़े, जिनमें 2 करोड़ 85 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए। दादा भाई नारोजी के मतानुसार 19वीं शताब्दी के अंत में मजदूरों को केवल 2 आने प्रतिदिन का वेतन मिलता था, जो उनके दैनिक भोजन के लिए भी अपर्याप्त था। तो ये था धन निष्कासन के साधन और परिणाम।